हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 12th क्लास का बिजनेस स्टडी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है 7.1। आज के हमारे टॉपिक का है डायरेक्टिंग इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल। ठीक है, डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन। निर्देशन क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसके कौन कौन से सिद्धांत है, आज के टॉपिक में हम ये सब पॉइंट क्लियर करेंगे। देखिए, अभी तक हम क्या करके आए हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण। देखिए, नियोजन में हमने प्लान बना लिया कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना, सब कुछ हमने तैयार कर लिया। संगठन में हमने क्या किया कि हमने एक ढांचा तैयार कर लिया। हमें जो एक व्यवसाय खोलना है, ठीक है, हमें जो फर्म है या कंपनी है जो भी खोलनी है, उसका पूरा एक हमने एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है कि कितने पोस्ट होंगे, किस पोस्ट पे कितने व्यक्ति होंगे, ये सब कुछ हमने पेपर वर्क कर लिया। उसके बाद नियुक्तिकरण। नियोजन हो गया, संगठन और नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण में हमने क्या किया, अपॉइंट कर दिया। ठीक है, जिस पद पे जिस व्यक्ति की आवश्यकता थी, जिस योग्यता के व्यक्ति की आवश्यकता थी, ठीक है, उसी योग्यता का व्यक्ति हमने अपॉइंट कर दिया। उसके बाद क्या है, अब हमने अपॉइंट तो कर दिया, अपॉइंट करने के बाद आता है कि उसको हमें ये समझाना है कि भाई आपको काम करना क्या है। तो उसको अपने काम के बारे में बताना, किस तरह से काम करना है, टाइम टाइम पे उसको एक दिशा दिखाते रहना। ठीक है, अगर हम टाइम टाइम पर एक बच्चे को अगर बताएंगे नहीं, ठीक है, सपोज कीजिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को अगर टाइम टाइम पे एक गाइड नहीं दी जाएगी, एक मार्गदर्शन नहीं दिखाया जाएगा, तो कभी भी वह अपने जो है पथ से भटक सकता है। ठीक है, तो इसीलिए टीचर के द्वारा क्या होता है, उस बच्चे को टाइम टाइम पे एक सही रास्ता दिखाया जाता है। ठीक है, कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ोगे तो अच्छे लायक बनोगे, ये वो, मतलब पूरा वो उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं बच्चे को। ठीक है, अब जो उसका काम है, इनकी पढ़ाई करना, जो उसका काम है, वो जो बच्चा है वो अपना वही काम करे, उस काम से इधर उधर उसका ध्यान ना भटके और अपने काम को पूरा एफिशिएंसी से और पूरा एक्यूरेसी के साथ करे। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ काम करे। तो उस बच्चे को टाइम टाइम पे ये जो हम बताते हैं, एक टीचर के द्वारा जो बताया जाता है, ठीक है, उसको जो एक दिशा दिखाई जाती है, वो ही क्या होता है, निर्देशन। ठीक है, तो ये हमारा निर्देशन है कि किसी दूसरे सामने वाले व्यक्ति को या फिर अधिकारी, जो टॉप पे है, अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को, इनकी जो उसके अंडर में काम करते हैं, ठीक है, तो अधिकारी के द्वारा उसके अंडर में काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स इम्प्लॉइज को टाइम टाइम पे क्या बताया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं, सलाह दी जाती है, मार्गदर्शन किया जाता है। ठीक है, उनको काम के बारे में टाइम टाइम पे बताया जाता है कि किस तरह से कैसा काम करना है। तो ये सब कुछ मिलके ही क्या बनते हैं, निर्देशन। ठीक है, तो ये था निर्देशन क्या होता है। अब आती है बात अर्थ। अगर वैसे भी अभी मैंने क्लियर कर दिया, अगर इसके हिसाब से देखें तो संगठन में मानव संसाधनों को निर्देश देना। ठीक है, मानव संसाधनों को, यानी कि एक संगठन में इम्प्लॉय को, ठीक है, मानव संसाधन तो इम्प्लॉय होंगे, मशीन को या फर्नीचर को हम थोड़ी ना कुछ निर्देश दे सकते हैं। तो मानव संसाधनों को निर्देश देना है, यानी कि उनसे ये कहना कि आपको इस तरह से ये काम करना है। ठीक है, उनका मार्गदर्शन करना। और अगर हमें ये लगता है कि इम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम उसको क्या करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। संदेशवान करना, यानी कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को उस तक पहुंचाएं। तो के अब हमने मन में सोच लिया तो क्या वह निर्देशन हो गया। हमें अपने मन में जो विचार सोचे हैं, जो बात सोची है, उस बात को, उस विचार को उस कर्मचारी तक पहुंचाना तो पड़ेगा। तो अपने विचार, अपने सुझाव को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है, वो क्या होती है, संदेशवाहन। ठीक है, तो संदेशवाहन करना, मैं उसे अभिप्रेरित करना। हमने एक बच्चे को, उसको बता दिया कि आपका ये काम आपको इस तरह से करना चाहिए। हमने उसको सुझाव भी दे दिए कि अगर आप 1 घंटा पढ़ोगे, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेना, फिर 1 घंटा और पढ़ना, मतलब हमने उसके लिए अच्छा सा एक टाइम टेबल भी सेट कर दिया। लेकिन क्या हमारा इतना करने के बाद भी वो बच्चा पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। जब तक कि वो मोटिवेट नहीं होगा, यानी कि वो खुद से अपना काम करने के लिए उसके अंदर इच्छा नहीं होगी,
कि हाँ मेरे को पढ़ना। जब तक वो बच्चा खुद नहीं सोचेगा पढ़ने के लिए, वो खुद मोटिवेट नहीं होगा, उसके अंदर खुद से इच्छा नहीं होगी उस काम को करने की, तो हम भला उसको चाहे कितने भी लेक्चर दे दे, कितना कुछ समझा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेन पॉइंट है कि हमें उस बच्चे को मोटिवेट करना है, यानी कि उसको वह काम करने के लिए उसको प्रेरित करना है। ठीक है, हमें उसके अंदर वो इच्छा लेके आनी है, वो इच्छा जगानी है, जिससे वो बच्चा पढ़ने के लिए क्या हो, तैयार हो जाए। ठीक है, तो मोटिवेट करना भी निर्देशन के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि जब तक वो मोटिवेट नहीं होगा, हमने जो उसको आदेश दिया है, जो निर्देश दिया है, ठीक है, जो सुझाव दिए हैं, क्या वो उनको मानेगा? नहीं मानेगा। ठीक है, तो मोटिवेशन तो निर्देशन का एक अहम एलिमेंट है, एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो उसको अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना। अब मोटिवेट हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो हर एक बच्चे के कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, वीक पॉइंट या कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है, कि भाई अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको मॉनिटर बनाया जाएगा या फिर आपको प्राइज दिया जाएगा। तो इस तरह से, या फिर अदर बिना फाइनेंस के हम दूसरे वे में उसको मोटिवेट कर सकते हैं, कि भाई आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है, उनको बताया जाएगा कि देखिए बच्चा कितना पढ़ रही है, यानी कि उसको अंदर ऐसी भावना जागृत करनी पड़ेगी जिससे वह पढ़ने के लिए तैयार हो। तो अभिप्रेरित करना ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो ये सारे काम इसीलिए किया जाते हैं क्योंकि हर एक व्यवसाय का एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को पाने के लिए ही हम ये निर्देशन का कार्य करते हैं। और निर्देशन के अंतर्गत निर्देश भी देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उनको संदेश वाहन करते हैं उनके साथ, और उनको मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारी परिभाषा, डेफिनेशन। डेफिनेशन देखिए, कुंटस ओडोनिल ने डेफिनेशन दी है, क्या दी है कि अधीनस्थों के, अधीनस्थ यानी कि सबऑर्डिनेट, जो एक प्रबंधक के नीचे, ठीक है, काम करते हैं, तो सबऑर्डिनेट के पथ प्रदर्शन यानी कि उनको रास्ता दिखाने के लिए तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही संचालन है। तो उन अधीनस्थों को पथ प्रदर्शन करना यानी कि उनको सही रास्ता दिखाना, या उनका पर्यवेक्षण करना यानी कि ये देखना कि क्या वो हमारे बताए हुए रास्ते पर चल भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो पर्यवेक्षण, सुपरविजन ये तो होता है कि हम देखते हैं कि हमने जैसा कहा क्या वह व्यक्ति उसी तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो प्रदर्शन और पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही संचालन है। ठीक है, अब है ये हमारी परिभाषा हो गई, इसमें तो कुछ नहीं है, परिभाषा तो याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारी विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती है? ठीक है, वो कि कुछ अलग, उसमें कुछ खासियत होती है जिसकी वजह से वह बाकी सबसे अलग है, विशेष है। तो इसकी क्या विशेषताएं? फर्स्ट है गतिशीलता प्रदान करता है। इनकी किसी भी व्यवसाय को, किसी भी कार्य को अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करना किससे संभव हो पाएगा? निर्देशन से। अब हमने नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण तक प्रोसेस करते करते हमने कर्मचारियों तक लगा लिया। अब कर्मचारियों को जब तक उनका काम समझाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, तो क्या व्यवसाय काम शुरू कर पाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उसको वो धक्का, वो काम चालू ही नहीं हो पाएगा। तो काम को चालू करने के लिए सबसे पहला काम ही क्या होता है? हमें कर्मचारियों को उनके कार्य को समझाना होता है, उनको क्या कार्य करना है उस कार्य के लिए उसको निर्देश देने होते हैं, उनको आदेश भी, निर्देश भी, सुझाव भी देते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं। तो किसी भी कार्य को या किसी भी व्यवसाय को गति प्रदान करने का कार्य निर्देशन ही करता है। नेक्स्ट है प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है, यानी कि यह जो है मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर होता है, चाहे टॉप लेवल हो, मिडल हो या लो लेवल हो। ठीक है, तीनों लेवल के ऊपर यह कार्य किए जाने वाला कार्य होता है। टॉप लेवल क्या होगा? अपने से नीचे वाले मिडल लेवल का निर्देश देगा कि भाई आपको कैसी योजनाएं बनानी है, किसके लिए कौन कौन सी क्रियाएं करनी जरूरी है, ये सब कुछ। मिडल लेवल जो लो लेवल है, ठीक है, लो लेवल के एम्प्लॉइज को के ऊपर बताएगा कि इस कार्य को इतने दिनों के अंदर, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ये प्रोग्राम इस तरह से कंप्लीट करना है, ये सब कुछ। लो लेवल जो फील्ड में कर्मचारी लगे होते हैं, जो लेबर क्लास लगी होती है, उनके ऊपर जो है अपना सुपरविजन रखता है, वो पर्यवेक्षण का कार्य करता है, उनको सलाह देता है, उनको निर्देश देता है कि भाई आपको ये कार्य किस तरह से करना है। तो इनकी ये
हर एक स्तर पर चलने वाला काम होता है। नेक्स्ट है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि निर्देशन क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये नहीं है कि हमने एक बार किसी कर्मचारी को कुछ बता दिया तो हमारा काम खत्म, नहीं, यह निरंतर होता है। इनकी एक बार बता दिया, कुछ टाइम के बाद हमें फिर से उस कर्मचारी को कुछ सुझाव, कुछ सलाह, ठीक है, या फिर उसके काम को देखना ही, ये प्रोसेस चलती रहती है। जैसे हम एक स्टूडेंट को अगर एक बार क्लास में बता दे कि पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, ये है, आप लायक बनोगे, ये सब कुछ, तो आपको क्या लगता है कि काम चल जाएगा? नहीं। एक बार बच्चे मोटिवेट होके 5-7 दिन, हफ्ता 10 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर लो हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये आपके, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है क्योंकि आप इस एग्जाम्पल से इजीली समझोगे, क्योंकि हर एक बच्चा यही होता है। उसके बाद फिर लो के बाद हमें उनको फिर से गाइड करना पड़ता है कि नहीं नहीं, अभी आप फिर से पढ़ना बंद कर दिया, देखिए ये है, ये पॉइंट तो बहुत इजी है, इम्पोर्टेंट है, ये है वो, उनको फिर से हमने मोटिवेट किया, फिर से उनको गाइड किया कि नहीं बेटा, इस ऐसे करोगे, इस तरह से करोगे, समझ में आएगा, ऐसे ये काम करो, इस तरह से सोल्व करने की कोशिश करो। तो ये नहीं है कि हमने एक बार उनको निर्देश दे दिया, एक बार उनको काम सिखा दिया तो हमारा काम खत्म हो गया, नहीं, उनको बार बार हमें बताते रहना पड़ता है। तो इसी तरह से निर्देशन क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी कि निर्देशन जो होता है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इनके वही है, देखिए इसके मैनेजमेंट की बजाय आपको मैं स्कूल के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। निर्देशन आदेश है, निर्देश है, सुझाव है, ठीक है, संदेश वाहन है, या फिर मार्गदर्शन है, मोटिवेट करने का कार्य है। ये कौन ऊपर से नीचे की तरफ ही चलता है, यानी कि स्कूल का प्रिंसिपल है, वो अपने स्टाफ को निर्देश देगा कि भाई आपको ये कार्य करना है, इतने इस महीने के एंड तक आपको इतना सिलेबस कंप्लीट कराना है, ठीक है। अब हम तो प्रिंसिपल को नहीं देंगे ना, एक टीचर तो प्रिंसिपल को जाके ये नहीं कहेगा ना कि आपको एक महीने के अंदर अंदर ये काम करना है, नहीं ना। तो निर्देशन यही होता, ऊपर से नीचे की तरफ चलता। अब टीचर स्टूडेंट को कहेंगे कि भाई एक महीने के अंदर अंदर आपको इतने लेसन रिवाइज करने हैं, इनका महीने के एंड में टेस्ट होगा, ये हो। तो वही बात हो गई कि टीचर ने फिर स्टूडेंट को, इनके ऊपर से नीचे की तरफ चलता। अब स्टूडेंट तो टीचर को नहीं निर्देश देंगे ना कि मैम आपको ये काम ऐसे करना, ये कर, सुझाव अलग बात है, निर्देश अलग बात है, ठीक है। स्टूडेंट सुझाव दे सकता है, लेकिन जहाँ पे निर्देश की बात आ गई, ठीक है, काम करने के लिए निर्देश देना कि भाई आपको इस तरह से ये कार्य करना है, ठीक है, उनको एक सौंप दिया कि ये कार्य इस तरह से करना है, तो वो चीज स्टूडेंट नहीं करेगा, ठीक है। वो अधिकार स्टूडेंट का नहीं है कि वह अपने से ऊपर के व्यक्ति को, अपने से ऊपर जो टीचर है उनको इस तरह से जो है उनको गाइड करे, ठीक है, उनको निर्देश दे, उनको या ऐसे आदेश दे, वो उनका काम नहीं है। तो निर्देश क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। अब है महत्व, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्या महत्व है। तो फर्स्ट है गतिशीलता प्रदान करता है। निर्देशन क्या है, गतिशीलता प्रदान करता है कि कोई भी कार्य को अगर स्टार्ट करना है, ठीक है, किसी भी व्यवसाय को, तो सबसे पहले निर्देशन की जरूरत पड़ेगी कार्य को शुरू करने के लिए, जो हम यहाँ पर भी इसी पॉइंट को क्लियर करके आए थे, ठीक है। तो दोबारा जरूरत नहीं है क्लियर करने की। किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए हमें उसको निर्देश देना पड़ता है, अपने जो सबऑर्डिनेट है उनको क्या करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, ठीक है, मोटिवेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है यह कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता। यानी कि देखिए अगर एक फर्म में, एक संस्था में 5 व्यक्ति कार्य करते हैं, ठीक है, तो निर्देशन क्या कहता है कि इन 5 व्यक्तियों के कार्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है। यानी कि निर्देशन के तहत, निर्देशन के काम के दौरान इन 5 को इस तरह से कार्य दिया जाएगा, इस तरह से कार्य को समझाया जाएगा कि भाई आप जो भी काम करोगे वो आपको तो इफेक्ट करेगा ही, दूसरे व्यक्ति को भी उसके ऊपर प्रभाव, दूसरे व्यक्ति पर भी आपके ने जो कार्य किया है, आपके द्वारा किए गए कार्य का दूसरे के ऊपर भी असर पड़ेगा, और
दूसरे के ऊपर पड़ेगा तो थर्ड पर्सन पर भी पड़ेगा, और ऐसे पूरे व्यवसाय के ऊपर उस काम का असर पड़ेगा। तो हर एक व्यक्ति को अपना कार्य अच्छी प्रकार से करना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम उनको जो है सुझाव देंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, उन्हें बातों को समझाएंगे, ठीक है, उनको अपने काम के बारे में बताएंगे, तो ये पांचों व्यक्ति अपना कार्य अच्छी प्रकार से करेंगे। जैसे एक दुकान में मान लीजिए एक रिसेप्शन पे एक व्यक्ति बैठता है, फिर एक उसको जो है सामान के बारे में मतलब सामान दिखाता है, ठीक है, दूसरा उसकी पैकेजिंग कराता है, थर्ड बंदा उसको मतलब बाहर तक उसके सामान को छोड़ के आता है। तो इन तीनों चारों के द्वारा अगर इन तीनों चारों में किसी एक व्यक्ति ने भी अगर अपना कार्य अच्छे से नहीं किया, कस्टमर के साथ उसने अच्छा बिहेव नहीं किया, तो बाकी चाहे तीनों चारों ने कितना ही अच्छा काम किया हो, उस एक व्यक्ति के द्वारा गलत व्यवहार करने पर सभी की मेहनत पे पानी फिर गया, क्योंकि वो कस्टमर नाराज होके चला जाएगा। इसलिए निर्देशन ही वो कार्य है जो इन सभी को बांध के रखता है, वो सभी को बताता है कि अगर एक कुछ गलत करेगा तो सब पे ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए आप सभी अपना कार्य अच्छी प्रकार से कीजिए। नेक्स्ट है, यह अभिप्रेरणा का माध्यम है, यानी कि नेक्स्ट है यह अभिप्रेरणा का माध्यम है, यानी कि मोटिवेट, ठीक है, किसी काम को करने के लिए हमें हमारे अंदर इच्छा पैदा करना, तो ये होता है अभिप्रेरणा। किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर कुछ इच्छा पैदा होना कि हाँ हमें ये कार्य करना, हम अंदर से प्रेरित होते हैं उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो हमें हमारे अंदर किसी काम को करने के लिए इच्छा कब पैदा होगी, जब हमें किसी व्यक्ति के द्वारा वो कार्य के बारे में बताया जाएगा कि भाई इस कार्य को अगर इस तरह से करेंगे तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जब किसी ने हमें ये समझाया, हमें गाइड किया, ठीक है, तभी तो हमारे अंदर मोटिवेशन हुआ कि यार मेरे को ये काम करना चाहिए। तो वही है कि मोटिवेशन का माध्यम क्या है, निर्देशन, ठीक है। कि मोटिवेशन कहाँ से निकल के आता है, निर्देशन से, ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति को अच्छे से निर्देश देंगे, काम को समझाएंगे, उसको अच्छा मार्गदर्शन दिखाएंगे, तो वह मोटिवेट अपने आप हो जाएगा काम करने के लिए और वह अच्छी प्रकार से काम को करेगा। नेक्स्ट है, यह परिवर्तनों को लागू करना संभव बना। देखिए हम सबको पता है ह्यूमन नेचर है, मनुष्य हमेशा जो है परिवर्तन का विरोध करता है, क्योंकि कुछ भी चेंज होगा तो हमें अपने अंदर भी चेंज लेके आना पड़ेगा, ठीक है, हमें भी वो चीज सीखनी पड़ेगी। और कुछ भी नया सीखने के लिए इंसान जो है हमेशा हिचकिचाता है। जैसे पहले क्या था, पेपर वर्क था, उसके बाद कंप्यूटर आया, टाइपराइटर आए, तो मनुष्य ने कंप्यूटर का बहुत विरोध किया था कि नहीं ये तो ये कर देगा, वो कर देगा, काम छीन लेगा। मेन था क्या कि व्यक्तियों को ये डर था कि हमें अब ये सीखना पड़ेगा। तो कुछ भी चेंज होता है मनुष्य उसका विरोध करता है कि भाई नहीं अच्छा नहीं है, इसमें वो लाख कमियां ढूंढता है। लेकिन मेन उसके अंदर ये होता है कि मेरे को ये काम सीखना पड़ेगा अगर ये चीज लागू हो गई तो निर्देशन वो चीज है, निर्देशन वह कार्य है जो उन मनुष्यों को तैयार करती है चेंज के लिए, ठीक है। यानी कि कुछ चेंज होना है तो हमें पता होना है, तो कर्मचारियों को मनाया कैसे जाए, तो निर्देशन ही वह कला है, ठीक है। निर्देशन ही वो कार्य है जो लोगों को उस चेंज के लिए तैयार करता है। और वो हम कैसे करेंगे, हम उनको अच्छे से काम को समझाएंगे कि देखिए ये जो चेंज होगा इससे आपको एक बार तो थोड़ा सा असर पड़ेगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आप जहाँ एक काम को 10 घंटों में कर रहे हो आप 7 घंटों में कर लोगे और आराम से, और आपकी जो है आपको रेस्ट भी मिलेगा, आपको इतनी थकान भी नहीं होगी, आप जल्दी से काम कर पाओगे, ये वो। यानी कि हम उनको तैयार करते हैं, ठीक है, उनको इस तरह से उस बात को समझाते हैं, ठीक है, इस तरह से उनको गाइड करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं कि ठीक है, और इस तरह से उन तक बातों को पहुंचाते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ताकि वह उस चीज के लिए तैयार हो जाए। अगर उनके कुछ डाउट है तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं चाहते ये चेंज करना, ठीक है, उनके हर एक डाउट का सोल्यूशन किया जाता है, तो इसलिए वह फिर चेंज के लिए तैयार हो जाता है। तो परिवर्तनों को लागू करने का काम भी कौन करता है, निर्देशन। नेक्स्ट है, यह संगठन में संतुलन स्थापित करता, बैलेंस, ठीक है,
क्या होता है कि संगठन में संतुलन स्थापित करता है। देखिए इम्प्लॉय क्या चाहता है, इम्प्लॉय चाहता है कि बस उसका फायदा हो, कि उसकी सैलरी बढ़े, उसको बोनस मिले। लेकिन संगठन क्या चाहता है, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट क्या चाहती है, वो चाहती है कि संगठन का लाभ बढ़े, व्यवसाय का लाभ ज्यादा बढ़े। तो इसलिए क्या होता है कि पर्सन में जो पर्सनल जो व्यक्ति है उस पर्सन में और उस संगठन में थोड़ा सा मनमुटाव आ जाता है। जैसे संगठन चाहता है लाभ ज्यादा हो, ठीक है, और पर्सन व्यक्ति चाहता है कि मेरी सैलरी बढ़ती रहे, सैलरी बढ़े। तो लेकिन अब इसमें तो लाभ ज्यादा कब होंगे, जब संस्था संगठन जो है कम खर्च में अपना कार्य पूरा करेगा। कम खर्च कब होगा, जब उसको वस्तु बनाने में कम पैसे लगेंगे, कर्मचारियों को कम सैलरी देगा, तब उसको लाभ मिलेंगे। लेकिन उधर कर्मचारी चाह रहे ज्यादा सैलरी मिले, प्लस में बोनस भी मिले, तो दोनों के विचार अलग। तो निर्देशन ही वह है, ठीक है, निर्देशन ही वह प्रक्रिया है, वह कार्य है जो इन दोनों में संतुलन बैलेंस स्थापित करेगा। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि वह इनको एक अच्छी प्रकार से, इस पर्सन को अच्छी प्रकार से सुझाव देगा, समझाएगा, ठीक है, कि अगर आप अच्छा काम करोगे, ठीक है, आप अच्छा काम करोगे, संस्था का लाभ होगा, संस्था का लाभ होगा तो धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। लेकिन मेन पॉइंट है, आप संस्था के लाभ के सोच के काम कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरी सैलरी बढ़े, सैलरी बढ़े। आप ये सोचिए कि मैं ऐसा क्या, कैसे कार्य करूं, कितनी अच्छी प्रकार से कार्य करूं, ताकि जो मेरी जो कंपनी है, जो मेरा संगठन है जिसमें मैं काम करता हूँ, उसको एक अच्छा रिटर्न मिले, साल के एंड में अच्छा प्रॉफिट कमाए। अगर एक संस्था अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो अपने कर्मचारियों को अच्छी सैलरी भी दे पाएगी। लेकिन अगर शुरू में ही एम्प्लॉय ये चाहता है कि संस्था का लाभ रूप से मेरे को मतलब नहीं, मेरी सैलरी बढ़ती रहे, तो अगर संस्था उनको सैलरी देती भी रही तो कल को अगर कोई ऐसा मार्केट में चेंज आ गया, ठीक है, जिसके लिए उसको कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसको और ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, तो संस्था के पास तो पैसा है ही नहीं, क्योंकि सारा पैसा तो उसने सैलरी में बांट दिया। तो ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए मेन पॉइंट क्या है, संस्था का लाभ। लाभ ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास सैलरी इंक्रीज होके आएगी। ठीक है, तो इसीलिए वह क्या करता है, निर्देशन कर्मचारियों को यही बात समझाता है। ठीक है, उसके बाद है सिद्धांत, कि निर्देशन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, किन किन पॉइंटों को ध्यान में रखना पड़ता है। फर्स्ट है अधिकतम व्यक्तिगत योगदान। इनके निर्देशन के लिए सबसे मेन पॉइंट है कि व्यक्ति अपना मैक्सिमम योगदान कार्य के लिए दे पाए। तो निर्देशन का फोकस इसी चीज पे रहना चाहिए कि कर्मचारियों को किस तरह से हम जो है क्या करें, हम किस तरह से उनका मार्गदर्शन करें, किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेशन करें, ताकि वह अपना 100% देने के लिए तैयार हो, अपना पूरा पर्सनल कंट्रीब्यूशन उस फर्म के लिए दे पाए। नेक्स्ट है उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि संस्था में और कर्मचारियों के उद्देश्य अलग अलग हो पाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था, ठीक है, कि उद्देश्य अलग अलग होते हैं। एम्प्लॉय चाहेगा सैलरी मिले, बोनस मिले, संगठन चाहेगा, मैनेजमेंट चाहेगा लाभ ज्यादा हो। तो उन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने का जो कार्य है वो भी कौन करेगा, निर्देशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आदेश की एकता का सिद्धांत। निर्देशन का मुख्य पॉइंट ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम कर्मचारी को जिस कार्य के लिए कह रहे हैं, ठीक है, हम उसको जिस कार्य के लिए निर्देश दे रहे हैं कि भाई आपको ये काम करना है, तो ये जरूर हो, ये जरूर उस संस्था में देखना चाहिए कि एक कर्मचारी को एक टाइम पे एक ही व्यक्ति से निर्देश मिले। ठीक है, इनकी अब एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, उसको वाई भी काम दे रहा और जेड भी काम दे रहा। वाई कह रहा है कि ये काम आपको 1 महीने के अंदर करना, जेड कह रहा मेरा ये काम आपको 1 महीने के अंदर करना। तो अब एक्स किसका करे, वाई का करे या जेड का करे। ठीक है, तो जरूरी है कि कर्मचारी को एक टाइम पे एक ही व्यक्ति के द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा का होगा तो वह समझ नहीं पाएगा कि किसके काम को पहले करे और किसके काम को बाद में करे। निर्देशन पद्धति की उपयुक्तता का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या है, निर्देशन पद्धति की उपयुक्तता का सिद्धांत, इसमें क्या है कि
इसमें उपयुक्त पद्धतियां अपनानी चाहिए। निर्देश के लिए उपयुक्त जो है हमें मेथड्स, विधियां अपनानी चाहिए, क्योंकि हर एक टाइम पे एक ही चीज अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे एक बच्चे के लिए हम हमेशा ये नहीं, एक बच्चा तो क्या होता है कि हम उसको एक बात बताएंगे वो समझ लेगा, दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। वो अपने आप समझना नहीं चाह रहा तो हमें पहले उसको मोटिवेट करना पड़ेगा और फिर वो बात समझानी पड़ेगी। तो वो ये कह रहा है कि उपयुक्तता का सिद्धांत, यानी कि जहाँ पे जो मेथड उपयुक्त है, जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है वो ही पद्धति अपनानी चाहिए। यानी कि अगर कहीं पर हमें कम्युनिकेशन का यूज करना है, ठीक है, बातचीत के द्वारा किसी व्यक्ति से हमें कोई कार्य करवाना है तो वहां पे बातचीत जरूरी है। जहाँ पे हमें व्यक्ति को मोटिवेट करना है, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ काम बताने से नहीं चलेगा, काम बताने से पहले उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, फिर हमें उसको कुछ काम देना पड़ेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से जो पद्धति उपयुक्त है उसी का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रबंधकीय संदेशवाहन का सिद्धांत। इसमें क्या है, प्रबंधकीय संदेशवाहन का सिद्धांत है कि ये नहीं है कि हम हमेशा जो अपने एम्प्लॉय को ऊपर काम सौंपते ही रहें, ठीक है, वहां पे एक अच्छा संदेशवाहन भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। यानी कि टाइम टाइम पे जो अधिकारी है उसे अपने कर्मचारी, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने अंडर काम करने वाले व्यक्तियों से अच्छा कम्युनिकेशन रखना चाहिए। यानी कि उनके भी सुझाव, उनके भी विचार, उनके आइडिया, मत, ये सब कुछ भी जानने जरूरी है। अगर एक संस्था में कम्युनिकेशन प्रोसेस लगातार अच्छी रूप से चलती रहती है ना, तो उस संस्था में अच्छा रिजल्ट निकलता है, क्योंकि एम्प्लॉय को ये डर नहीं रहता कि मैं मैनेजमेंट के आगे ये बात रखूंगा तो पता नहीं सुनेंगी, कहीं डांट ना लगा दे, गुस्सा ना दे। जैसे एक टीचर के आगे एक स्टूडेंट को क्या होता है, कभी मतलब बातें पढ़ाई से रिलेटेड बातें पूछने में उसको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने मतलब पॉइंट ही नहीं क्लियर कर पाएगा, ठीक है, चुप ही बैठा रहेगा, पॉइंट क्लियर ही नहीं कर रहा, तो क्या फायदा है वो टीचर पढ़ा के चाहे कितना ही अच्छा पढ़ा के गया हो, ठीक है, और उस स्टूडेंट ने चाहे कितना ही ध्यान से समझा हो, अगर ऊपर कहीं पूरे लेसन के बीच में यहीं पर उसको कहीं पॉइंट कोई खटका हुआ है, तो ये जो नीचे का इतना पढ़ा है टीचर ने, उसका उसके ऊपर कुछ ध्यान रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसका दिमाग तो यहीं रखा। तो जरूरी है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन हो। इसके लिए क्या है कि जैसे ही स्टूडेंट को ये लगेगा कि नहीं ये पॉइंट तो नहीं समझना है, तो वो तब ही पूछेगा कि मैम ये नहीं समझ में आया, ठीक है। उसके बाद है अनौपचारिक संगठन के प्रयोग का सिद्धांत। यानी कि व्यवसाय में हमें अनौपचारिक संगठन, ये पॉइंट हम करके आए हैं वो संगठन वाले में, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक। तो संस्था में अनौपचारिक संगठन का प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि अनौपचारिक संगठन में हम देख के आए हैं, ठीक है, ये संगठन वाले टॉपिक में पढ़ा था तो मैं ज्यादा क्लियर नहीं कर रही। तो अनौपचारिक संगठन के प्रयोग के सिद्धांत में क्या है कि अगर संगठन में अनौपचारिक रूप से संगठन होगा, यानी कि अनौपचारिक में हम पढ़ के आए थे कि भाई कोई कभी किसी से भी बातें कर लेता, वहां पे कोई पद का ये सिस्टम नहीं होता कि ए से बी सी के थ्रू बात पहुंचाएगा, बी सी के थ्रू पहुंचाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि अनौपचारिक संगठन भी वहां पे अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि अनौपचारिक में कर्मचारी ज्यादा खुल के आता है, वह ज्यादा अच्छी प्रकार से अपने पॉइंट रख पाता है। नेतृत्व का सिद्धांत, ठीक है, नेतृत्व का सिद्धांत क्या है कि संस्था में एक अच्छा नेता होना चाहिए। यानी कि नेता मतलब अधिकारी, एक ऐसा जो मैनेजमेंट का जो अधिकारी है, ठीक है, यानी कि वो जो अपने नीचे के लोगों को निर्देश देता है, उस व्यक्ति में क्या होना चाहिए, नेतृत्व का गुण होना चाहिए। यानी कि उसमें एक ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि उसके अंडर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वह उसकी बात को सुने और उसने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए तैयार हो। तो जरूरी है निर्देशन के लिए कि उस व्यक्ति में एक नेतृत्व का गुण हो, यानी कि लोगों से कार्य कैसे करवाना है, इस चीज की उसके पास एक योग्यता हो, ठीक है। नेक्स्ट है लगातार अनुसरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है
इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि हमने जो नीतियां बनाई हैं, हम जो काम करवाना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय से, क्या वह उसी प्रकार से उस कार्य को कर भी रहे हैं या नहीं। तो हमें रेगुलर फॉलो करना पड़ता है, इनकी रेगुलर अपने कर्मचारियों को देखते रहना चाहिए कि कर्मचारी को हमने जैसा निर्देश दिया था, हम जैसा काम लेना चाहते हैं, क्या वह उसी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो हमें लगातार उनके ऊपर देखते रहना चाहिए। अगर हमें कहीं भी ये लगता है कि नहीं, एम्प्लॉय अब उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें एक बार उसको रोक के उसको समझाना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके निर्देशन के सिद्धांत। अब हमारे निर्देशन के तत्व, यानी कि अभी तक ऊपर हमने जितना भी पढ़ा उससे हम समझ गए कि निर्देशन कोई एक काम नहीं है। ठीक है, निर्देशन में कई पॉइंट मिलकर आते हैं, जैसे हमने देखा कम्युनिकेशन भी आता है। ठीक है, आमने सामने बात करना, विचारों को समझना, मोटिवेशन भी आता है। ठीक है, नेतृत्व का गुण भी होना चाहिए, तभी तो कोई हमारी बात मानेगा। इनकी कई एलिमेंट्स आते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो फर्स्ट है पर्यवेक्षण, सुपरविजन। इसमें क्या होता है कि सबॉर्डिनेट के दिन प्रतिदिन के काम की रिपोर्ट की देखभाल करना व मार्गदर्शन करने से है। इनके इसमें हम क्या करते हैं, पर्यवेक्षण में हम ये देखते हैं कि जो हमारे अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, क्या वह अपने काम को अच्छे प्रकार से कर रहे हैं या नहीं, हम उनके काम के ऊपर नजर रखते हैं। ठीक है, और अगर हमें लगता है कि वह अपना काम अच्छी प्रकार से नहीं कर रहे, तो हम उनको मार्गदर्शन देते हैं, उनको फिर से उस काम को समझाते हैं। तो एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा है संदेशवाहन, कम्युनिकेशन। तथ्य, विचार या अपनी भावना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर करने और समझने की कला है। कम्युनिकेशन वही कि अपने विचार, अपने तथ्य है, ठीक है, कुछ अपने सुझाव हैं, तो मैं अपनी बात को दूसरे व्यक्ति को समझाना चाहती हूँ, उसको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं जब दूसरे व्यक्ति के आगे अपने विचार, ठीक है, अपनी सोच, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको जब दूसरे व्यक्ति के आगे जाहिर करूंगी, उस तक पहुंचाऊंगी, उसके पहुंचाना या लिख के जाहिर करना या उसको बता देना ही काफी नहीं है। कम्युनिकेशन होता है कि मैं जो दूसरे व्यक्ति को समझाना चाहती हूँ ना, जिस पॉइंट को जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि ये इस पॉइंट को इस तरह से समझे। ठीक है, तो वो जब व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति मेरी बात को जिस तरह से मैं समझाना चाहती हूँ वैसे समझ लेता है, तो मतलब कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी हो गई। और मैं जैसे समझाना चाहती हूँ, ठीक है, मैं जो बात बताना चाहती हूँ, जो बात समझाना चाहती हूँ सामने वाले को, और वो उस बात को उस तरह से समझ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन की, संदेशवाहन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो अपने विचार, अपने तथ्य को सामने वाले के आगे तक पहुंचाना और उसको वो बात समझाना। ठीक है, ये कार्य ही क्या होता है, संदेशवाहन। नेक्स्ट है नेतृत्व। दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करने से है ताकि वे वही करे जो नेता चाहता है। नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व वही एक, देखिए लीडर क्या होता है, लीडर वही होता है ना कि उसमें एक ऐसा गुण है, एक ऐसी योग्यता है जिसके बल पर वह दूसरे व्यक्तियों को अगर ये कहता है कि हमें ये काम करना है, कल वहां पे रैली होनी है, कल वहां पे सबको इकट्ठा होना है, ठीक है, तो जब सब उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, अगले दिन सब वहीं पे इकट्ठा होके वहीं पे रैली निकालते हैं, तो इसका मतलब वो व्यक्ति को क्या है, नेता है, और उसके अंदर क्या है, नेतृत्व का गुण है, यानी कि वह बाकी व्यक्तियों को लीड कर रहा है, लोग उसकी बात सुन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग काम भी कर रहे हैं। तो नेतृत्व यही है कि अपने अकॉर्डिंग दूसरे व्यक्तियों से काम करवाना। तो निर्देशन यही तो होता है कि हम अपने कर्मचारी से ये चाहते हैं कि इस काम को इस तरह से करें और इतने टाइम के अंदर में करें। ठीक है, निर्देशन यही तो होता है, यानी कि फिर इसका मतलब निर्देशन में कहीं ना कहीं क्या होता है, लीडरशिप का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मोटिवेशन हुई कि वह प्रक्रिया जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा करती है, इच्छा पैदा करती है। ठीक है, यानी कि हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इस कार्य को करे, ठीक है, तो उस कार्य को करने के लिए सामने वाले व्यक्ति में इच्छा पैदा करना,
ये क्या कहलाता है? मोटिवेशन। तो इसके लिए हम अलग अलग कार्य करेंगे, अलग अलग मेथड्स अपनाएंगे। वो आपका मोटिवेशन का पूरा एक चैप्टर होगा, उसमें हम देखेंगे कि हम सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी मेथड अपनाते हैं। तो ये था हमारा पूरा नियोजन का चैप्टर, जिसमें हमने अर्थ, विशेषता, महत्व, सिद्धांत और तत्व के बारे में पढ़ा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।